इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। सबसे पहले हम संसाधन के बारे में जानेंगे, फिर धीरे धीरे कैसे संसाधन के माध्यम से विकास होते जा रहा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए, प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। प्राकृतिक संपदा मतलब कि संपदा किसे कहते हैं? खजाना। तो प्राकृतिक जो खजाना है, जो भी चीज़ें हमें मिल रही है प्रकृति से, अनमोल चीज़ें, उसका हमारे साथ क्या रिश्ता है। तो आइए इसे समझते हैं। मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है और अन्य जीवों की तरह प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों जैसे हवा, पानी, फल फूल तथा अन्य जीव आदि का उपभोग करता है। तो मनुष्य भी प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। प्रकृति जो है, हमारा पर्यावरण जो है, वो दो घटक से मिलकर बना है, जैविक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक में जो सारे सजीव आते हैं उसमें एक मनुष्य भी है, लेकिन मनुष्य अन्य जीवों से इस मायने में अलग है क्योंकि वह प्रकृति को सोच समझकर अपनी ज़रूरत के अनुसार बदलता भी रहा है। ठीक है, बाकी जीवों के जैसे वह नहीं है। मनुष्य के पास दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है, जिसका उपयोग वो निरंतर आगे बढ़ने के लिए करता है और समाज में बदलाव ला रहा है। तो वह प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का उपयोग करके अपने लिए क्या बनाता है? औजार बनाता है, और औजारों को अन्य प्राकृतिक चीज़ों पर उपयोग करके अपनी पसंद की चीज़ों का निर्माण या उत्पादन करता है, जो उसकी पसंद का है, मानव की पसंद का है, और जो उसके लिए आवश्यक है, उन चीज़ों का निर्माण या उत्पादन वह करता है। इस उत्पादन कार्य में वह प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है, देखिए यहाँ पे समझिए कि जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए वह प्रकृति की जिन जिन वस्तुओं का, चीज़ों का उपयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो संसाधन आपको समझ में आया। हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वे सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? संसाधन। तो इस पाठ में हम सिर्फ प्राकृतिक संसाधन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन, जिसे कृत्रिम संसाधन भी कह सकते हैं। पर यहाँ पे हमें प्रकृति से जो प्राप्त होती है संसाधन, जो प्रकृति से हमें मिलता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पत्थरों को तोड़कर एक निश्चित आकृति देता था और उन्हें औजारों के रूप में उपयोग करता था। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल मतलब कि जिसका हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसमें पाषाण काल आते हैं। ठीक, तो उस समय मनुष्य क्या करता था? पत्थरों को तोड़कर वह एक आकृति देता था, एक आकार बनाता था और उन्हें औजार के रूप में वह उपयोग करता था। ठीक है, पत्थर के औजारों की मदद से वह शिकार करता, जमीन खोदकर कंदमूल इकट्ठा करता, टोकरी और खाल के कपड़े बनाता था। यानी टोकरी और खाल के कपड़े, ये सारी चीज़ें वो किससे करता था? पत्थर के औजार की मदद से करता था। यानी तब पत्थर, बाँस, जानवरों के खाल आदि क्या थे? प्राकृतिक संसाधन बने। उस समय मनुष्य सिर्फ पत्थर, बाँस, जानवर के खाल, इन्हीं चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होती थी, तो ये उस समय उनके लिए प्राकृतिक संसाधन बने। अभी के वर्तमान समय में आवश्यकताएं क्योंकि मनुष्यों की बढ़ चुकी है, तो संसाधन भी बहुत बढ़ चुके हैं। समय के साथ मनुष्य के उत्पादन कार्य का दायरा बढ़ता गया और एक समय जब वह खेती और पशुपालन करने लगा, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ पेड़ पौधे, जानवरों आदि सजीवों को भी बदलने लगा। तो पहले वह पत्थर के साथ ही बदलाव कर पाता था, पत्थर को आकार देकर औजार बनाया, उससे अपनी आवश्यकताएं पूरी की। अब वह क्या कर रहा है? निर्जीव के साथ, पत्थर क्योंकि निर्जीव वस्तु है, अब वह सजीव वस्तुओं के साथ जैसे पेड़ पौधे, जानवरों को भी अब क्या करने लगा? बदलने लगा। कैसे? तो खेती करके वह अपनी मनचाही फसल उगाने लगा, पौधे उगाने लगा, पशुपालन करके पशुओं को अपना वफादार बनाने लगा। ठीक है, जो जंगली पशु होते थे उसे वो अब पालतू पशु बनाने लगे। उसने औजारों की मदद से पेड़ों को काट कर जमीन को समतल बनाया, पेड़ों को काट दिया, समतल बनाया उसे, और उनमें चयनित बीजों को बोया। खेत जिसे कहते हैं, जमीन को, पेड़ को काट कर जमीन को समतल बनाया, हल चलाया होगा उसमें, और उसमें अपने हिसाब से जो पौधा चाहिए उसके बीज उसने बोए। तो ये क्या हो गया? खेती हो गया।
बीज से पौधे बड़े हुए और उनमें फूल व फल आए जो आगे चलकर अनाज में बदले। अब अनाज प्राप्त हो गया मनुष्य को। अब इन पके फसलों को काट कर सुरक्षित रखने के लिए स्थायी घर, अब फसलों को रखने के लिए उसे किसकी ज़रूरत पड़ी? स्थायी घर की ज़रूरत पड़ी। और इस प्रकार घर बनाया और घर से फिर बस्तियां बनाकर रहने लगा। आप सोच सकते हैं कि किस तरह मनुष्य द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों की सूची बढ़ती गई और प्रकृति को बदलने की उसकी क्षमता बढ़ती गई। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मनुष्य पहले सिर्फ पत्थर का आकार बदलकर औजार बनाने लगा, फिर अपनी आवश्यकताएं पूरी करता था, जिसमें वो भोजन और पहनने के लिए कपड़ा, ये सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई और संसाधन की सूची भी बढ़ती गई। अब उसे प्रकृति से और अधिक संसाधन की आवश्यकता पड़ने लगी और वह धीरे धीरे प्रकृति को और अधिक बदलने लगा और उसकी क्षमता भी बढ़ती गई। प्रकृति को बदलने की क्षमता भी बढ़ने लगी। ठीक है। इतिहासकार इसी कारण खेती और पशुपालन के शुरुआती दौर को क्या कहते हैं? नवपाषाण क्रांति कहते हैं। ठीक है। जो इतिहासकार है, इतिहास लिखने वाले हैं, वे खेती और पशुपालन जब मनुष्यों ने शुरू किया उस समय को नाम दिया उन्होंने नवपाषाण क्रांति। उसी समय से क्रांति आई, मतलब अचानक से परिवर्तन शुरू हुआ और इस प्रकार मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई धीरे धीरे। यह आज से लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई थी, अभी के समय से 10,000 साल पहले। इसके साथ ही मनुष्य नई नई तकनीकों पर महारत हासिल किया। तकनीक मतलब कि टेक्नोलॉजी। संसाधन तो हमें प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन संसाधन को अपने उपयोग में कैसे लाया जाए, तो उसके लिए किसकी मदद लेनी पड़ती है? टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, प्रौद्योगिकी की मदद लेनी पड़ती है। तो इस तरह मनुष्य तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर करने लगा, जैसे मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाने लगा, रेशों से कपड़ा बुनना, तांबा, कांसा, लोहा आदि धातुओं से तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करना। तो ये सब कब पॉसिबल हो पाया है? जब मनुष्य के पास नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तकनीक आई है। ठीक है। अब है संसाधन किसका? तो ये प्रश्न है, संसाधन किसका? जैसे जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ा, उसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती गई, उन पर नियंत्रण किसका हो, उनका उपयोग कैसे हो और किसकी भलाई के लिए हो, इन सवालों का जवाब विभिन्न समाज ने अलग अलग तरीकों से निकाला। क्योंकि मनुष्य अलग अलग समूहों में रहते थे, तो अलग अलग उनके समाज थे। पृथ्वी पर रहने वाले, अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों की सोच अलग अलग थी। ठीक है। तो उसे ही हम समाज कहते हैं। सभी समाज की सोच एक जैसी नहीं थी, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग थी और सोचने समझने का तरीका भी अलग था। ठीक है। कई समाजों में संसाधनों पर अधिकार पूरे समाज के पास संयुक्त रूप से रहा। ठीक। कुछ समाज थे जहाँ पे संसाधनों पर अधिकार, जो प्राकृतिक संसाधन थे उस पर सारे लोगों का संयुक्त रूप से अधिकार था और उनके उचित उपयोग के लिए क्या किया था? सामुदायिक नियम कानून बने थे। जमीन, जंगल, पानी के स्रोत पूरे समाज की साझी संपत्ति मानी गई। ठीक है। कुछ समाज में ऐसा माना गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि जमीन, जंगल, पानी के स्रोत पूरे समाज की साझी संपत्ति मानी गई। अक्सर ये समाज अपनी प्राकृतिक संसाधन को केवल उपभोग की वस्तु न मानकर उन्हें देवी का दर्जा दिया और मानने लगे कि जमीन, पेड़, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान आदि देवी देवता हैं जो हमें आजीविका देते हैं। तो ये उस समाज की बात हो रही है यहाँ पे, जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो प्रकृति के महत्व को समझते हैं। इसलिए उन्होंने देवी देवता का प्रकृति को रूप दिया और उसकी पूजा करने लगे और उसकी मतलब सोच समझकर उसका भोग करते थे। ऐसा नहीं कि मिल गया है तो उसका बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाए और उसे ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं। वो सोच समझकर जितना ज़रूरत है उतना ही उसका उपयोग करते थे। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया हुआ है, प्राकृतिक संसाधन और उपयोग। तो इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसे देखिए, पानी भी प्राकृतिक संसाधन है, तेल से हमें ईंधन मिलता है, लकड़ी और दवा, लुगदी, वन्य जीवों का आवास, रबर, ये सब हमें जंगल से मिलता है। आवास निर्माण के लिए चट्टान, आभूषण, कांच, डिब्बे, मिट्टी के बर्तन, ये खनिज जो मिट्टी से खोद कर निकाले जाते हैं, खनिज उनसे प्राप्त होते हैं। कृषि के लिए मिट्टी, जमीन, भोजन
और ऊन के लिए हम जानवरों पर निर्भर हैं। तो ये सारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन हैं जिसका उपयोग मानव कर रहा है। इस कारण देखिए आगे, इस कारण समाज का कोई सदस्य संसाधन का अनुचित उपयोग नहीं कर सका और सबकी उन तक पहुंच बनी रही। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्या करने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे, इज्जत करने लगे, उस चीज़ का महत्व वे समझने लगे कि वे सारी चीज़ें उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं और हमें उनका कितना उपयोग करना चाहिए। ये समाज इस चीज़ को समझ चुका था। पर कुछ समाजों में संसाधन सामुदायिक नियंत्रण में न होकर कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहा। कुछ समाज ऐसे थे जहाँ पे संसाधन जो है वो सामुदायिक, मतलब सभी का ना होकर वो कुछ इंसानों में सिमट कर रह गया। इनमें देखिए कुछ भूस्वामियों का जमीन पर स्वामित्व तो बना रहा, जमीन के मालिक रहे, वे सामान्य लोगों से उन पर काम करवाकर जमीन का लाभ उठाते रहे। क्योंकि मनुष्य भी एक संसाधन ही है, तो क्या करते थे जो भूस्वामी होते थे वो मानव का भी उपयोग जमीन पर काम कराने के लिए करते थे। ठीक है, जैसे खेती किसानी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वे मनुष्यों का उपयोग करने लगे। कुछ समाजों में कृषि भूमि और सिंचाई का प्रबंधन करने तथा उस क्षेत्र की रक्षा के लिए राजा बने। कुछ ऐसे समाज थे जहाँ पे कृषि भूमि और सिंचाई का प्रबंधन, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए और उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा के लिए राजा बनाए गए। और वे राजा क्या करते थे, किसानों से उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा करों के माध्यम से ले लेते थे। इनमें अधिक संसाधनों का जटिल उपयोग हो पाया और मनुष्य की उत्पादक क्षमता बहुत बढ़ी। तो जो ये समाज थे उसमें क्या हुआ, संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ। जो हम ऊपर में पढ़े हैं वहाँ पे सीमित उपयोग हुआ है, वहाँ पे उतनी उनकी आवश्यकताएं नहीं थी और उत्पादक क्षमता भी उतनी नहीं बढ़ी। पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हुआ कि संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग होने लगा और मनुष्य की उत्पादक क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। यहाँ देखिए विशाल भवन बने, कलाकृति, नगर, व्यापार आदि इनके पहचान बने और उनका क्षेत्र विस्तार लगातार बढ़ता ही गया और वे विशाल साम्राज्य निर्मित करता था। लेकिन साथ ही साथ इन समाजों में आंतरिक असमानताएं बढ़ती गई। जो जैसे जैसे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, संसाधन बढ़े, तो उनके साथ देखिए कुछ असमानताएं भी बढ़ती गई। जैसे कि ऊंच नीच, वर्ग भेद, जाति भेद, गुलामी, औरतों को दोयम दर्जा आदि स्थापित हुए। तो इस प्रकार से जैसे जैसे उनका विकास हुआ वैसे ही उनमें कुछ कुछ कुरीतियाँ भी आ गई। मानव इतिहास की अगली महत्वपूर्ण क्रांति आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले शुरू हुई, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ, देखो औद्योगिक क्रांति के बाद कारखानों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से फैली। अब क्या हुआ, संसाधनों का दोहन करने के बाद उन्हें कारखानों द्वारा अपनी वस्तुओं का उत्पादन करने लगे मनुष्य। ठीक है, कारखानों के लिए कच्चा माल एवं ईंधन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कई गुना बढ़ गया। जैसे जैसे कारखाने बढ़े, प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता उतनी ही बढ़ी, उनका दोहन बढ़ता गया। कारखानों को चलाने के लिए दुनिया के कोने कोने से कच्चा माल मंगाया जाने लगा। जो देश 19वीं सदी में औद्योगिकरण कर रहे थे वे विश्व के कोने कोने में अपने वैज्ञानिक और भूगोल के विशेषज्ञों को भेजकर वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके दोहन के लिए मार्ग तैयार किया। तो देखिए उस समय क्या हुआ, 19वीं सदी में औद्योगिकीकरण, मतलब जो देश उद्योग के क्षेत्र में बढ़ रहे थे उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता हुई। कच्चा माल मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों की। अब क्योंकि उनके देश में तो प्राकृतिक संसाधन नहीं था, इसलिए वे अपने देश के जो वैज्ञानिक थे, भूगोल के विशेषज्ञ थे, उन सबको दूसरे देशों में भेजने लगे और वहाँ से संसाधन का पता लगाया और उनका दोहन करने लगे, उसके वहाँ तक पहुँचने का मार्ग बनाने लगे। ठीक है, इनकी यात्राएं खोजी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि वो संसाधन की खोज में गए थे, इसलिए वो क्या कहलाया, खोजी यात्रा कहलाया। उन लोगों में यह विचार बना कि प्राकृतिक संपदा उद्योगों के लिए संसाधन है। जो प्राकृतिक संपदा है, प्रकृति से मिलने वाली जो चीज़ें हैं, अनमोल चीज़ें हैं, वो उद्योगों के लिए क्या है, संसाधन है।
जिनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। उन लोगों को लगता था प्रकृति से जो भी मिल रहा है उसका हमें पूरी तरीके से उपयोग करना चाहिए जो है उसका, ठीक है। संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हमें भरपूर मात्रा में वस्तुएं प्रदान करेगा और उनसे हमारा जीवन स्तर भी बढ़ जाएगा। और विकास करने के लिए, अपने देश को विकसित करने के लिए वे संसाधनों का दोहन अधिक से अधिक मात्रा में करने लगे। उनका मानना था कि जितना अधिक संसाधन होगा उसका हम उतनी ही अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे, वस्तुओं का निर्माण करेंगे और हमारा जीवन स्तर जो है वह बेहतर से बेहतर बनता जाएगा। इससे हम नई नई तकनीक के विकास से संसाधन की कमी को दूर कर पाएंगे। वे क्या सोचने लगे कि नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेक्नोलॉजी के विकास से संसाधन की जो कमी हो रही है उसे हम दूर कर पाएंगे, ऐसा उनका मानना था। इस उपयोग को सुगम बनाने के लिए एशिया, अमेरिका और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण किया गया। तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एशिया, अमेरिका और अफ्रीका को गुलाम बनाया गया। उपनिवेशीकरण मतलब कि अपना उन देशों पर कब्जा करके अपना गुलाम बना लिया गया, ठीक है, ताकि वहाँ की जो एशिया, अमेरिका और अफ्रीका में जो घने जंगल हैं, जो वहाँ से वनस्पतियाँ मिल रही है, जो खनिज मिल रहे हैं, ज़मीन से खोद कर जो खनिज निकाले जा रहे हैं, उन सब चीज़ों का उपयोग भरपूर मात्रा में किया जा सके। इसी में हमारा देश भी आता है भारत। समस्या यह थी कि वहाँ के निवासी कबीलाई या कृषक समाज के थे। कबीलाई और कृषक समाज के, जो हम पहले समाज के बारे में पढ़े थे, याद है अभी ऊपर में हमने पढ़ा कि जो लोग प्रकृति को क्या मानते थे, देवी देवता मानते थे, ठीक है, और अपनी ज़मीन व जंगल का गैर औद्योगिक और गैर व्यापारिक उपयोग करते थे। मतलब वे उद्योग के लिए उसका उपयोग बिल्कुल नहीं करते थे और ना ही व्यापार के लिए प्राकृतिक संपदा का उपयोग करते थे, ठीक है। तो वो इनका उपयोग कभी भी उद्योग के लिए और व्यापार के लिए नहीं करते थे। वे प्रकृति को भोग की वस्तु नहीं मानते थे। कई जगह उसे देवी देवता भी मानते थे, यानी जो एक समाज के लिए संसाधन था वह दूसरे समाज के लिए संसाधन नहीं था। जो कबीलाई लोग थे, कृषक समाज थे, वे उसे उपभोग की वस्तु नहीं मानते थे, वे उन्हें देवी देवता समझकर पूजा करते थे, ठीक है, उसका उतना ही उपयोग करते थे जितना कि उन्हें आवश्यकता है। पर जो औद्योगिक देश से जो आए थे उनके लिए तो वो खजाना था, उससे वे नई नई तकनीक के माध्यम से नई नई चीज़ें बनाना चाहते थे, नई नई वस्तुएं बनाना चाहते थे, जिससे मनुष्य का जो जीवन है वो बेहतर हो सके। ऐसे में दोनों के विचारों के बीच टकराव स्वाभाविक था, दोनों के बीच में मतभेद हुआ। उद्योगपति जंगल काटकर व्यापारिक फसल उगाना चाहते थे या जंगलों व खेतों की जगह खदान स्थापित करना चाहते थे, या फिर नदियों पर बिजली बनाने के लिए बांध बनाना चाहते थे। ये उद्योगपति ऐसा करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन जो पारंपरिक लोग जो वहाँ रह रहे थे, पुराने लोग, अपने पुराने तरीक़ों से ही उनका उपयोग करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का दोहन उनके प्रकृति के साथ हो, प्रकृति के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभी वर्तमान समय में जो चला हसदेव बचाओ आंदोलन, जिसमें उद्योगपति अडानी यहाँ पे माइल्स बनाना चाहते हैं, कारखाना बनाना चाहते हैं, पर यहाँ के जो आदिवासी हैं वे नहीं चाहते कि उनका जंगल नष्ट हो, वे उसे बचाना चाहते हैं। उन्हें भली भांति यह ज्ञात है कि अगर यह जंगल कट जाएगा तो उनके साथ क्या होगा, इसलिए वे नहीं चाहते कि यहाँ का जंगल को कोई भी नुकसान हो। यह टकराव आज भी जारी है। ये जो समस्या है वह आज भी जारी है। जो जंगल में प्रकृति के समीप रहने वाले लोग हैं वे उसके महत्व को समझते हैं, लेकिन जो औद्योगिक, जो अपने आप को बस तरक्की करना चाहते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को और बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बस एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, आवश्यकता है, बस आवश्यकता को पूरी करने वाली चीज़ें हैं। 20वीं सदी के मध्य तक औद्योगिक अर्थशास्त्री व वैज्ञानिक यही मानते रहे कि प्राकृतिक संसाधन असीम हैं। उन्हें ये लगता था कि ये असीम है, मतलब कि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं। उनका जितना दोहन करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे समाज की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। ऐसा 20वीं सदी के जो औद्योगिक अर्थशास्त्री व वैज्ञानिक थे उनका मानना था कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका जितना चाहे उतना उपयोग हम कर सकते हैं। समस्या केवल यह थी कि उनका पृथ्वी पर वितरण समान नहीं है। उनका मानना था कि कहीं पे कोई वस्तु अधिक है तो कहीं पे बहुत कम है।
कहीं प्रचुर मात्रा में है तो कहीं बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमें एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट चाहिए, तो वो बॉक्साइट कहीं पे अधिक है, ज़मीन से खोद कर निकाली जाती है, तो कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो जहाँ पे है उसका उपयोग कर लिया जाए, ऐसा उनका मानना था। अतः व्यापार के द्वारा उन्हें सभी देशों को उपलब्ध कराया जा सकता है। व्यापार के मतलब कि लेन देन करके, जैसे कि वहाँ जो चीज़ें नहीं हैं, जैसे एक देश में कोई चीज़ है, सोना है, मान लीजिए एक देश में सोना है, दूसरे देश में सोना नहीं है, वहाँ पे क्या है, अनाज है, तो वो अनाज देकर सोना ले सकते हैं। ठीक, इस तरीके से व्यापार होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वैज्ञानिक लोग ये सोचते थे कि कहीं पे प्रचुर मात्रा में है, कहीं पे नहीं है, तो इसको हम व्यापार के माध्यम से एक दूसरे को उपलब्ध करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पर्यावरण विज्ञान की नज़र से क्या होता है। पिछले 50 वर्षों में पर्यावरण का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस विचार पर प्रश्न उठाए हैं। ये जो विचार हम लोग ऊपर पढ़े हैं, इस पर प्रश्न उठाए हैं। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में अमेरिका के कई क्षेत्र के लोगों ने पाया कि उनके इलाके में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई नहीं दे रही है, न ही वे कीट पतंगों व मधुमक्खियों की भुनभुनाहट सुन पा रहे हैं। अमेरिका में 1950 के दशक की बात है। आप अभी भी देखिएगा, शहरों में पहले कौवे और गौरैया पक्षी बहुत नज़र आते थे, पर अब ऐसा नहीं है, अब बहुत कम हो गया है, बल्कि अब तो दिखाई भी नहीं देते। वरना गौरैया पक्षी जो है वह घरों में पंखे में या रोशनदान में घोंसला बनाकर रहते थे, पर ऐसा अब दिखाई नहीं देता है। तो वैसे ही समस्या अमेरिका में 1950 के दशक में देखिए शुरू हो गया था। पता चला कि वे लगातार रासायनिक दवाओं के छिड़काव के कारण खत्म हो गए हैं। फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो रासायनिक दवाएं छिड़की जाती थी, उसके छिड़काव के कारण ये सारी जो सारे पक्षी थे, कीट पतंगे, मधुमक्खियाँ थी, वे सब खत्म हो गए थे। 1962 में रचेल कार्सन ने अपनी पुस्तक निस्तब्ध वसंत साइलेंट स्प्रिंग में लिखा है, ये जो बुक है इसको देखिए, साइलेंट स्प्रिंग, रचेल कार्सन की किताब है। उन्होंने लिखा है कि पक्षियों व कीट पतंगों की चुप्पी के पीछे कीटनाशक का भयानक प्रभाव है, जो मनुष्यों पर भी पड़ रहा है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले डीडीटी का जहर झीलों में रहने वाली मछलियों के शरीर में पहुंच जाता है। देखिए, मच्छरों के नियंत्रण के लिए जो पाउडर छिड़के जाते हैं डीडीटी नालियों में, ये क्या करते हैं, झीलों में बहाए जाते हैं, तो झीलों से वह कहाँ तक पहुँच गया, मछलियों के शरीर तक पहुँच गया। जहर की इस छोटी सी मात्रा से कुछ मछलियाँ मर जाती हैं और कुछ जिंदा रह जाती है। किंतु जब उन्हीं मछलियों को इंसान और पक्षी खाते हैं, तो उनके भीतर घुली रसायन की मात्रा उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती है, क्योंकि वह इतनी जहरीली कीटनाशक जो होते हैं वे बहुत जहरीले होते हैं, उसकी थोड़ी मात्रा भी काफ़ी है मनुष्य या किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने के लिए। रसेल के खोज इस बात के स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार मनुष्य की क्रियाओं का विपरीत प्रभाव स्वयं मनुष्य और प्रकृति पर पड़ता है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद विश्व के वैज्ञानिकों ने औद्योगिक विकास का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध करने लगे। ठीक है, ये पुस्तक जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई, उसके बाद से विश्व के वैज्ञानिकों को लगा कि औद्योगिक विकास का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, खतरनाक प्रभाव जो पड़ रहा है, उस पर वे शोध करने लगे। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राकृतिक संपदा एक विशाल ताना बाना है, जिसके किसी छोटे से अंश को हानि पहुंचाने से पूरे तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। जो पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि जो प्राकृतिक संपदा है, जो प्राकृतिक संपत्ति है, वो आपस में मिले जुले हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे स्वेटर हम बुनते हैं ना, वैसे ही ताना बाना, उसे ही कहते हैं ताना बाना। तो मान लीजिए स्वेटर का एक धागा भी काट दिया जाए तो वो पूरा स्वेटर उधड़ जाता है ना। उसी प्रकार जो प्रकृति है, वो विशाल एक जो प्राकृतिक संपत्ति है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके किसी एक छोटे से भी अंश को अगर हानि पहुंचती है तो पूरा तंत्र प्रभावित हो जाता है। प्रकृति का हर हिस्सा, चाहे वह निर्जीव जल, हवा, चट्टान या मिट्टी हो, या कीट पतंग, पक्षी, मानव या फसल जैसे सजीव हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और एक पर हो रही क्रिया से सभी देर सवेर प्रभावित होंगे। भले ही देर से होंगे, लेकिन प्रभावित जरूर होंगे। तो यहाँ पे मानव भी आता है।
मानव ही प्रकृति का दोहन कर रहा है और अंत में इसका असर मानव पर ही पड़ने वाला है। अभी धीरे धीरे पक्षियों पर, पेड़ पौधों पर जो प्रभाव पड़ रहा है हमें नज़र आ रहा है। जैसे जैसे कई जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, वैसे ही मानव पर भी इसका बहुत भयानक प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम कीड़ों को मारने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो वह न केवल कीड़ों को मारते हैं मगर अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं और उन फसलों के भूसे खाने वाले जानवरों के शरीर में प्रवेश करते हैं। हमारे शरीर में धीरे धीरे संचयित होते रहते हैं और कैंसर जैसे लंबे समय की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो अभी देख रहे होंगे, अभी के समय में नई नई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही। ये सारी बीमारियां कहाँ से आ रही हैं? इन सब का कारण कहीं ना कहीं मानव ही है। मानव ही स्वयं मानव को ही नुकसान पहुंचा रहा है। अब देखिए, अगर हम रसायन युक्त औद्योगिक अपशिष्टों को नदी नालों में प्रवाहित करते हैं तो उस पानी में रहने वाली मछलियाँ व अन्य जीव या उस पानी को पीने वाले जानवर प्रभावित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया कि जो रसायन युक्त औद्योगिक अपशिष्ट है जो नदी नालों में प्रवाहित करते हैं, उस पानी में रहने वाले मछलियों को खाने वाले जो जीव हैं या उस पानी में रहने वाले जो जीव हैं, उस पानी को पीने वाले जो जानवर हैं, सबको प्रभावित करते हैं और उन्हें खाने वाले मानव भी उससे प्रभावित होते हैं। इसी तरह हवा में प्रदूषण बढ़ने से या जंगलों के कटने से या खदानों से पर्यावरण प्रभावित होता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी धरती के हर तत्व आपस में गुथे हुए हैं, आपस में सभी जुड़े हुए हैं। चाहे वह छोटा सा घास ही क्यों ना हो, वहाँ से लेकर मनुष्य तक सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ देखिए अपशिष्ट क्या होता है। अपशिष्ट क्या है? उत्पादन या उपभोग के समय जिन तत्वों को अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है। खदानों में, कारखानों में जब उत्पादन होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अनुपयोगी होते हैं, उसे फेंक देते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, गन्ने का रस निकालने के बाद गन्ने की खोई को फेंक देते हैं। जो उसका रस निकालने के बाद जो उसका छिलका, क्या बोलेंगे उसको, गन्ने का जो शेष बच जाता है उसे हम फेंक देते हैं। या फिर जब हम बिस्कुट खरीद कर खाते हैं तो जो प्लास्टिक रैपर होता है उसे बेकार मानकर हम फेंक देते हैं। कारखानों में कच्चे माल का अनुपयोगी हिस्सा या उत्पादन में उपयोग किए गए रसायन युक्त पानी या धुआं जिन्हें बाहर निकाला जाता है, बहुत से अपशिष्ट जिन्हें बाहर निकाला जाता है, ये सभी क्या है? अपशिष्ट हैं। बहुत से अपशिष्टों का अन्य उपयोग किया जा सकता है। जो अपशिष्ट है उसका भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे गन्ने की खोई से कागज़ बनाना या उसे ईंधन के रूप में सुखाकर उसे ईंधन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार विशेष संयंत्रों से गंदे पानी या धुएं से हानिकारक रसायनों को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार अपशिष्ट से भी कुछ उपयोग की चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, उपयोगी अपशिष्ट चीज़ों को भी उपयोगी बनाया जा सकता है, परंतु ज़्यादातर क्या होता है कि इन्हें नालियों में बहा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है सड़ने गलने के लिए। और जो प्लास्टिक है वे तो कभी गलते भी नहीं हैं, तो उससे क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है। ज़मीन जो है उसकी उर्वरा शक्ति खत्म होने लगती है, नालियाँ जाम होने लगती हैं, पानी में बहा दिया जाता है, जिससे जानवर भी निगल जाते हैं। बड़े बड़े जानवर हैं जैसे गाय भैंस भी छिल्ली पन्नी को खा जाते हैं, उससे जानवरों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वे मरने लगते हैं। औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया ने इस ताने बाने को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जो उद्योग टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो प्रकृति के जो ताना बाना है, जो आपस में जुड़े हुए हैं, जो प्रकृति के जो संसाधन हैं आपस में जुड़े हुए हैं, उसे पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा असीम नहीं है। पहले के वैज्ञानिकों ने क्या कहा था कि पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा असीम है, पर ऐसा नहीं है। इनके अंधाधुंध उपयोग से यह संपदा हमेशा के लिए खत्म होते जा रहे हैं। आज हम जिस मात्रा और तरीकों से संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वह इस संपदा को नष्ट कर देगी। नदियों नालों में बदल रही हैं। नदियाँ थी वे नालों में बदल रही हैं। भूमि और वायु प्रदूषित हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम इस पाठ में प्राकृतिक संसाधन को समझेंगे और इन द्वंद्वों पर विचार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो नदियाँ थी, देखे होंगे बांध बनाने की वजह से जो पहले नदी कितना साफ पानी, निर्मल पानी होता था नदियों में, नदी के पानी को कोई भी पी सकता था। ऊपर से नीचे जमीन रेत को बारीक हम देख सकते थे, पर ऐसा अब बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े कारखानों का पानी गंदा पानी है। घर से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं, गंदगी है, उसे सबको कहाँ डाल दिया जा रहा है? नालियों में डाल दिया जा रहा है और बांध बना दिया जा रहा है, जिससे पानी का बहाव भी रोक दिया जाता है। तो क्या होता है? ये गंदगियाँ नदी में ही नाले के जैसे बहने लगती हैं और बदबूदार पानी
आगे बहने लगता है, जिससे बहुत सारे जीव जंतु मनुष्यों को भी इससे बहुत बहुत अधिक परेशानियाँ होती हैं। तो इस प्रकार यह था बच्चों आज का हमारा